बस्ती में अवैध बालू खनन माफियाओं के खिलाफ सपा विधायक कई महीनों से लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन यहां अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध बालू खनन बदस्तूर जारी है, जो एक सपा विधायक के शिकायत को भी दरकिनार कर दे रहे हैं। सपा विधायक महेंद्र नाथ यादव ने कहा कि लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है, सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। विधायक ने कहा कि अवैध खनन की शिकायत जिलाधिकारी से करने के बाद भी खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो हमारे संज्ञान में है कि जो इन लोगों ने नापा है, ये देखे हैं, इन लोगों ने एक्सेप्ट किया, अधिकारियों ने, जो कर्मचारी थे, कि गलत खनन हुआ। इसके पहले भी जब मैंने एक बार बहुत दिन पहले, अभी 15-20 दिन पहले मैंने डीएम साहब से शिकायत की थी कि अवैध खनन हो रहा, तो उन्होंने वो अधिकारियों की एक टीम भेजी थी। एडीएम साहब भी आए थे, कुछ पत्रकार साथी भी थे। मैं चूँकि बाहर था, मैंने फ़ोन से डीएम साहब से शिकायत की थी, तो उन्होंने उस दिन भी एक्सेप्ट किया था कि खनन अवैध हो रहा है, और उन्होंने यहाँ जो बयान दिया था कि ये अवैध खनन हो रहा है, हम इस पे जो है पेनाल्टी ठोकेंगे, और इन लोगों से मना किया था कि 4 तारीख तक खनन ना हो। लेकिन एडीएम साहब के जाने के बाद भी जैसे वो गए, और उसके 2 घंटे बाद क्या कहाँ से इन लोगों को ताकत मिल गई कि इनकी खनन प्रक्रिया कई गुना और बढ़ गई, और कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। पेपर में निकला भी था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमारे संवाददाता राजेश गिरी इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं बस्ती से। राजेश, ऐसा क्या है कि विधायक की शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है? खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? कौन उनको इतना मजबूती प्रदान कर रहा है? किसके बल पे खनन माफिया उछल रहे हैं? आप तक आवाज आ रही है? जी जी, बताइए। खनन माफियाओं के जो मंसूबे हैं इतने बुलंद क्यों हैं? किसकी शय पे ये सब हो रहा है? आखिर निश्चित तौर पर विधायक की जब नहीं चल रही है तो उसमें तार बड़े बड़े लोगों के जुड़े हो सकते हैं। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक महेंद्र नाथ यादव हैं, उन्होंने 1 महीने पहले ही शिकायत की थी कि अवैध तरीके से माझा क्षेत्र में खनन किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वह नहीं जागे और लगातार खनन जारी रहा। बीच में चुनाव आ गया, जिसके बाद विधायक का कुछ कहना था कि वो चुनाव में बिजी हो गए, जिसके बाद वो इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करवा पाए। चुनाव के बाद पिछले कुछ दिनों से लगातार विधायक धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे थे, जिसके बाद पिछले 2 दिनों से लगातार जिला प्रशासन ने वहां पहुंचकर मौके पर पैमाइश की, तो स्थितियां स्पष्ट हो गई कि निश्चित तौर पर जो वहां पर खनन किया जा रहा था वह पूरी तरीके से अवैध है। अब जब पैमाइश के बाद यह साफ हो गया कि खनन अवैध है, तो निश्चित तौर पर जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किसकी वजह से वहां पर अवैध खनन कराया गया। सबसे बड़ी बात है कि जिस क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा था उसके आसपास दर्जनों गांव हैं जो लगातार प्रत्येक वर्ष बाढ़ की जद में आ जाते हैं, और यदि इसी तरीके से अवैध बालू खनन हुआ तो उन गांवों पर भी खतरा पैदा हो सकता है। राकेश, शायद ये राप्ती नदी के किनारे हो रहा होगा। राप्ती नदी है यहाँ पे, नदी घाघरा। घाघरा। कितना राजस्व का नुकसान हो चुका है अब तक, क्योंकि लगातार ये खेल चल ही रहा है खनन का? जी, आपको बता दें कि अगर विधायक की मानो पिछले कई महीनों से वहां पर खनन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं इस मामले में कई करोड़ रुपए के राजस्व का चूना क्या सरकार को खनन माफियाओं ने लगाया है। अच्छा, ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है बस्ती में? किस क्षेत्र में ये खनन हो रहा है? ये जो खनन एरिया है बस्ती जिले की सदर तहसील है और महादेवा विधानसभा है। पूरा जो सरयू नदी का किनारा है, सैकड़ों गांव बसे हैं, तो वो सरयू नदी के किनारे ही ये खनन क्षेत्र है। अच्छा, किसानों जो की खनन का एरिया जी, किसानों की फसल भी बर्बाद हो रही है इससे? जी, वर्तमान समय में तो फसलें नहीं है, लेकिन जो एरिया है वहां पर किसान खेती करते हैं, गेहूं की फसल लगाते हैं, परवल लगाते हैं, साग सब्जी उगाते हैं। तो कहीं ना कहीं खनन से वो जो उनके आसपास के खेती लायक क्षेत्र हैं वो नदी के बाढ़ में कट जाएंगे, तो वो तो फिर उनके पास खेती बाड़ी के लिए। ठीक है राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र नाथ यादव है, सपा के विधायक, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। यादव जी, आप लगातार शिकायत कर रहे हैं
कि खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, लेकिन प्रशासन नहीं सुधरा है। आखिर क्या मजबूरी है प्रशासन की और इसके तार कहां तक जुड़े हो सकते हैं? अब सर इसके तार तो जो है जाहिर सी बात है कि बहुत मजबूत होंगे। ये पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा है और लगातार मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि खनन अवैध हो रहा है। और लेकिन इसकी कोई जो है जो पट्टा हुआ ना, पट्टा नदी से उस पार लगभग 1 किलोमीटर और दूर जा रहा है, नदी के दूसरी तरफ। जी। लेकिन जो है अब वो चूंकि उधर जा नहीं सकते और इस पार जो है खनन और अवैध खनन होने से पिछले बार हमारे क्षेत्र के 3 गांव थे, मईपुर का तीनों पुरवा था, महुआ पार गंगापुर ये कटने वाला था, लेकिन एकदम कगार पे आकर के मईपुर के तीनों पूर्वे के लोगों को विस्थापित कर दिया गया था, बंधे पे चले गए थे और उन लोगों को आवासीय पट्टा जो है तत्कालीन डीएम साहब ने आवासीय पट्टा भी अलॉट किया था। लेकिन गांव बच गया था, गांव का अस्तित्व बच गया था। लास्ट टाइम में नदी नीचे चली गई और गांव कटने से बच गया। उस गांव को बचाने के लिए सरकार ड्रेजिंग का कार्य करा रही है नदी में, नदी का धारा चेंज करने के लिए। और ठीक उससे पहले ये अवैध खनन हो रहा है, जहाँ ना तो वहाँ पट्टा है, ना जियो टैग है, ना उसकी कोई गाइडलाइन का पालन हो रहा है और अवैध रूप से अवैध जगह पे करोड़ों का खनन हो रहा है। लगातार शिकायत करने के बाद से वो रुक नहीं रहा है। उससे ड्रेजिंग भी फेल हो जाएगी और इधर जो 6-7 गांव हैं इनके जो है सारे जो खेती योग्य जमीन है वो कट जाएगी और गंगापुर, महुआ पार, बैरारी और क्या नाम है ये फूलपुर, ये सब गांव कट जाएंगे। विधायक जी, आखिर क्या वजह है कि एसडीएम और जिलाधिकारी, पुलिस प्रशासन के इतने अधिकारी हैं, आखिर क्यों सुध नहीं ली जा रही है? क्या अब आपने शिकायत की है? अब क्या कुछ कह रहा है प्रशासन? अधिकारी वहां स्वयं जाकर के जांच कराए। कल आपके प्रेस के सारे साथी थे, कल परसों 2 दिन लगातार प्रेस के लोग भी थे और मैं स्वयं वहां मौजूद था। और जो सीमांकन कर रहे थे वो नदी के उस पार जा रहा था। जब नदी के उस पार वो पॉइंट जा रहा है जहां इन लोगों ने पट्टा कर रखा है, वो नदी के उस पार जा रहा है, तो इस पार किसके सह पे खनन हुआ, किस और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रॉयल्टी उस पे जो है उस जुर्माना क्यों नहीं किया गया? ये जाहिर सी बात है, इसमें कौन लोगों की ताकत है ये मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ सर। जब एक विधायक के कहने से, एक जनप्रतिनिधि के कहने से और इस तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप सोच लीजिए कि गांव माझा में रहने वाले लोग अशिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन लोगों के कहने से कौन सुनेगा? अच्छा, ग्रामीण भी इस खनन से परेशान है विधायक जी? एकदम। ग्रामीण के लोग तो परेशान ही है सर, सबसे ज्यादा तो वही प्रभावित हो रहा है ना। अभी कुछ दिन पहले नाव से उस पार जाने की वजह से हमारे ही, चूंकि मेरा गांव भी वही है, मेरा घर वही है, 6 लोग नाव से डूब के मर गए थे। तो सबसे ज्यादा तो प्रभावित माझा के ही लोग हैं जिनकी खेती वहां है। अब प्रशासन क्या कह रहा है विधायक जी? अब प्रशासन तो जो है कल परसों भी नापी कराया। लगातार जब प्रशासन से शिकायत की जाती है, प्रशासन अपना कुछ कर ही नहीं रहा, तो क्या बताए। अच्छा, आपको क्या अंदेशा है कि ये कहाँ, कितना बड़ा सिंडिकेट है, कहाँ से तार जुड़े हो सकते हैं इसके? ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है सर, क्योंकि लगातार शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मैं कमिश्नर साहब से मिला, एक बार मैं डीएम साहब से मिला था, फिर जो है डीएम साहब ने भेजा था, फिर मैं बाहर था, खनन हो रहा था, मैंने डीएम साहब से शिकायत की। डीएम साहब ने मौके पे अधिकारियों को भेजा, अधिकारी वहाँ एक्सेप्ट किए कि अवैध खनन हो रहा है। वो वहाँ बोल के आए कि जो है मैं इस पे जुर्माना ठोकूंगा। प्रेस में ये बात पेपर में निकली भी, लेकिन जिस दिन से वो बोल के आए उस दिन से खनन और कई गुना बढ़ गया और चुनाव का नजदीक समय था, हम लोग उधर टाइम नहीं दे पाए। लगातार धुआंधार खनन होता रहा और कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। इधर फिर जाकर के जब मैंने फिर से शिकायत की कमिश्नर साहब से, तब जाकर के ये फिर से उसकी नपाई होने पे वो पॉइंट बहुत दूर जा रहा है सर। ठीक है विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और राकेश गिरी हमारे संवाददाता लाइव बने हुए हैं हमारे साथ। राकेश, ये हाल है, ये स्थितियां हैं, एक सिटिंग एमएलए की बात नहीं सुनी जा रही है। अब प्रशासन क्या कुछ कह रहा है कि अब कुछ करेगा कार्रवाई अवैध खनन के खिलाफ? राकेश, आवाज आ रही है आप तक? ठीक है राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है आवाज नहीं पहुंच रही राकेश तक। आगे बढ़ेंगे। बदायूं के नगर बिसौली में माहेश्वरी हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, जिसे बीते दिनों मानक पूरे नहीं होने के चलते सीएमओ ने नोटिस दिया था, जिसमें लिखा था कि जब तक फायर एनओसी के मानक पूरे नहीं हो जाते तब तक अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं बंद रखें।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी के द्वारा ये बताया गया कि अस्पताल में अग्निशमन के मानक पूरे नहीं हैं। अग्निशमन के मानक पूरे नहीं होने की वजह से माहेश्वरी हॉस्पिटल के प्रबंधक को सीएमओ ने नोटिस दिया था। सीएमओ ने एक नोटिस की कॉपी डीएम और एसएसपी को भी भेजी है। जैसे शासन से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो शासन के दिशा निर्देशानुसार हमारे द्वारा जनपद में फायर ऑडिट हॉस्पिटलों में किया जा रहा है और हॉस्पिटलों में जाके समस्त तहसीलों के जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें फायर का प्रशिक्षण भी कराया जा रहा है और जो भी हॉस्पिटल में कमियां पाई जा रही हैं तो उनको दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि आप अपने यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में फायर की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से रखें। जैसे कि कुछ हॉस्पिटल एक महेश्वरी है उसमें भी कमियां पाई गई थी तो बिसौली में, तो उसको भी नोटिस दिया है और नोटिस देके उनको मानकों के अनुसार जो भी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था है पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। तो माहेश्वरी हॉस्पिटल के जो सुरक्षा मानक हैं वो पूरे नहीं हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मानक ना पूरे होने की वजह से नोटिस भी दिया गया है। अग्निशमन के मानक पूरे नहीं हैं जो कि होने चाहिए। तो काफ़ी बड़ा अस्पताल है ये, लेकिन उसके बावजूद भी मानक पूरे नहीं हैं जिसकी वजह से नोटिस भी दिया गया है। रिंकू भारद्वाज हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिंकू, माहेश्वरी अस्पताल है जो अग्निशमन के मानक पूरे नहीं कर पा रहा है, उसको नोटिस दिया गया, क्या है पूरा मामला? अस्पताल तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है। देखिए सर, बता दो रोहित, ये जो पूरा मामला है बिशौली का है। यहाँ का एक महेश्वरी अस्पताल है जिसे सीएमओ ने पिछले दिनों एक नोटिस जारी किया था और उस नोटिस का जवाब देने के लिए समय भी दिया गया था, लेकिन लगातार समय बीतने के बाद भी और माहेश्वरी हॉस्पिटल अपने मानकों को पूर्ण नहीं कर पाया। और वहीं जब आज सीएमओ इस मामले की जानकारी पर वहां पहुंचे और वहां उन्होंने जब इस मामले की जानकारी करने के लिए जब वो गए तो एक बंद कमरे में, यूं कहें कि एक बंद कमरे में बैठ के ये खाना पूर्ति करने गए थे। लेकिन जैसे इस मामले की जानकारी मीडिया को हुई तो तमाम पत्रकार जो है वहां पहुंच गए और इसकी भनक जब सीएमओ को लगी तो वो अपनी गाड़ी में बैठ के आनन फानन में निकल गए। मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है देखिए रिंकू यहाँ पर, और क्यों फायर नॉर्म्स को पूरा करना ये तो कंपलसरी है, क्योंकि इतना बड़ा अस्पताल है, अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए बात ये जब ये जिम्मेदारी वाली बात है तो यहाँ पर ये स्वास्थ्य विभाग की पूर्णतः जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की बनती है। लेकिन इतना बड़ा, इतनी तमाम शिकायतों के बावजूद भी, तमाम नोटिसों के बावजूद भी माहेश्वरी अस्पताल के संचालकों पर के कानों पर कोई जू नहीं रह गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग और निजी अस्पतालों की साठगांठ को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि इस मामले में कितना बड़ा खेल चल रहा। लेकिन बात मरीजों की जान की खिलवाड़ के साथ की जाए तो इसका जिम्मेदार शायद स्वास्थ्य विभाग ही कहा जाएगा अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है तब। रिंकू, अस्पताल कितना पुराना है? इसका मतलब जब से अस्पताल बना है तब से इस प्रकार की अनदेखी हो रही है? देखिए अस्पताल तो काफी पुराना है, लेकिन जिस मामले में जिस प्रकार से ये जो सूचना निकल के सामने आई है ये कह नहीं सकते कि कब से है। लेकिन ये भी अपने आप में एक सवाल है कि यहाँ ये बच्चों का स्पेशलिस्ट है, नवजात बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं और तमाम ऐसे मरीज आते हैं जो यहाँ पर सही होके जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इन मानकों की अनदेखी की जा रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है। ठीक है रिंकू, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इनपुट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने अयोध्या में अफवाह फैलाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दीपक सिंह ने पत्र में लिखा है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही अयोध्या वासियों को सोशल मीडिया पर गालियां दी जा रही हैं और भगवान राम में आस्था रखने वालों पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है।
जिस तरह से 2024 लोकसभा के परिणाम आने के बाद से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, उनकी जन्मभूमि अयोध्या वासियों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, प्रभु श्री राम के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। अयोध्या वासियों को कहा जा रहा है उनकी लड़के और लड़कियों से शादी ना करने की बात लिखी जा रही है, अयोध्या वासियों से व्यापार ना करने की बात लिखी जा रही है, उनके सामान को ना खरीदने की बात, इस तरह से तमाम आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही है, जिससे असली राम भक्त आहत हैं। उन नकली राम भक्तों से कहना चाहूंगा, रामायण में लिखा है, निर्मल मन जन सो महि पावा, महि कपट छल छिद्र न भावा। तो जो लोग स्वार्थ के लिए भगवान श्री राम का नाम लेते थे, भगवान राम उन्हें नहीं मिलते हैं। जो छली हैं, कपटी हैं, जिनके मन में किसी तरह की दुर्भावना है, तो वो दुर्भावनाग्रस्त लोग जो भगवान श्री राम को सिर्फ वोट के लिए देखते थे, वो नकली राम भक्त हैं। हम यूं कभी नहीं कहे, लेकिन कहेंगे वो अंध भक्त हैं। भगवान श्री राम जन जन में कण कण में व्याप्त हैं। किसी वोट के हिसाब से, किसी चुनाव के हिसाब से न भगवान श्री राम को दिखा सकता है, न भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या के लोगों का अपमान किया सकता है। मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर, उत्तर प्रदेश के अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर, जो लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भगवान श्री राम के बारे में आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं या अयोध्या वासियों के लिए किसी भी प्रकार की टिप्पणी या आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं, उन पर कार्रवाई किए जाने की बात है। बरेली के रहने वाले निजाम अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी है। युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि धर्मेंद्र कश्यप को निपटा दिया, अब मोदी की बारी है। निजाम अंसारी की पुलिस के साथ फोटो भी वायरल हो रही है। मामले में हिंदू संगठनों ने सोशल मीडिया पर डीजीपी, आईजी और बरेली पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल कन्नौज पहुंचे और पार्टी कार्यालय और पाल चौराहे स्थित एक हॉल में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। उन्होंने पार्टी कार्यालय पर भी सांसदी जीतने के अति उत्साह में संयम न भूलने की भी नसीहत दी है। कन्नौज का जो खुशबू है वो पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध है और कन्नौज के लोगों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव को रिकॉर्ड मतों से जिता करके देश की पार्लियामेंट में भेजा है और यही कन्नौज की पावन धरती से समाजवाद का खुशबू पूरे देश और दुनिया में जाएगा। अपनी बीमार बेटी का इलाज करवाने बहराइच के मेडिकल कॉलेज पहुंचे पूर्व बीजेपी विधायक के बेटे अस्पताल में समय से इलाज न मिलने की वजह से नाराज हो गए और मेडिकल कॉलेज की लचर व्यवस्था और डॉक्टरों की लापरवाही के खिलाफ धरने पर बैठ गए। पूर्व विधायक स्वर्गीय जटाशंकर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह का आरोप है कि वे अपनी बेटी का इलाज करवाने मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी विभाग पहुंचे थे, जहां काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी किसी डॉक्टर ने इलाज शुरू नहीं किया। उसके बावजूद आज 1.5-2 घंटे से बेटी की मेरी तबीयत खराब हुई है। 1.5-2 घंटे से मैं लिए स्टेशन पे उसको और मैं सबको फोन कर रहा हूँ, कोई डॉक्टर, इवन 25 नंबर में खुद गया और वहाँ डॉक्टर रजत से मैंने कहा आप उठ के चलिए देख लीजिए, वो नहीं आए, जिसकी मजबूरी मुझको अब ये करना पड़ रहा है। यहाँ की कोई भी पूरी कंडीशन खराब है। बेटी को अस्थमा या किसका दौरा था, सांस ले ही नहीं पा रही थी, कंडीशन ये थी। कितनी देर से आप ढूंढते रहे? मैं अभी 2 घंटे हो गया, 2 घंटे बाद मैं यहाँ बैठा हूँ। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां प्रेम मंदिर के पास स्थित बीकानेर वाला रेस्टोरेंट के पास सीवर टैंक में उतरे 3 लोगों की शनिवार सुबह करंट लगने से मौत हो गई। इनमें से 2 प्लम्बर थे। इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में डीएम और एसएसपी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए।
हादसा ऐसे हुआ, टैंक में उतरे, वो पाइप लगाना था काट करके, और उनके जो है कि मालिक साहब जो है कि उनको प्रेशर दे रहे थे काम के लिए, उसमें उतर नहीं रहे थे। वो कई दिन से काम जो है कि रुका पड़ा था। अब उनको क्या पता उसमें लाइट कटी है क्या है। अब वहाँ जो है कि भाग के कैसे भी उनको पकड़ लिया, तो भाग के लाइट हम लोग काटने लगे छत पे जा करके। अब काटने लग गए, फिर भी दोबारा तीसरा जो है कि उसमें कूदा, बोल रहे हैं कि लाइट कट गया है। बिजली मैन भी बोल रहा है कि लाइट कट गया है। आखिर तीसरा उसमें गिरा कैसे? जब लाइट कट गई है तो उसमें तीसरा गिरा कैसे? तो कितने लोग नीचे गिरे थे टैंक में? जैसे 2 लोग गिरे थे पहले, तो उसमें तो थे ही उसमें जब उतरे हैं। तो देखिए अभी तत्काल घटना हुई, हम लोग प्रथम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यहाँ घटना स्थल पर उपस्थित थे और सारी चीज़ों की जाँच की जा रही है। और जांच में भी बिंदु शामिल रहेगा कि इसमें किस तरह की अगर कोई लापरवाही, जो भी लापरवाही करने वाला हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही साथ जो परिजन है उनको आर्थिक सहायता देने के लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। उसके जस्ट बाहर एक टैंक है, इसके अंदर 3 लोगों के अंदर जाने के बाद मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते तत्काल पुलिस और प्रशासन की टीमें यहाँ आई, फायर सर्विस की रेस्क्यू टीमें भी आईं। तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां पे बताया गया कि ये इनकी मृत्यु हो चुकी है। अभी मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि किस कारण से मृत्यु हुई। प्रथम दृष्टया बट यहाँ पे स्मेल काफ़ी ज़्यादा है, तो अंदर गैस होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बट डिटेल्ड जो मृत्यु के कारण है वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेंगे। जो मृतक है उसमें 2 की पहचान हो चुकी है। ये दोनों जनपद बलिया के रहने वाले हैं। एक की पहचान अभी नहीं हुई है। इस प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाए। यूपी के सपा के गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में एक नवदंपति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना जिले के बेवर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां मोहल्ला काटीटोला दक्षिणी वनखंडी आश्रम के निकट एक मकान में गृह कलेश के चलते नए जोड़े ने अपनी जान देने का फैसला किया। दोनों की बीते साल 4 दिसंबर को शादी हुई थी। घटना के बाद से दोनों के परिजनों का रो को बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक छोटू सक्सेना अपनी पत्नी अंजलि के साथ यहाँ रहा करता था। शनिवार को मायके जाने को लेकर पति पत्नी में बहस हो गई। अंजलि मायके जाने के लिए दबाव बना रही थी, वहीं छोटू इनकार कर रहा था। सुबह हमारी बेटी ने फोन किया कि पापा मैं आ रही है। कितने बजे? 2:15 बजे। ठीक है। और फिर 3:15 बजे हमारे दामाद ने फोन किया कि पापा तुम्हारी बिटिया ने फांसी लगा ली। तो बिटिया ने फांसी लगा ली। बिटिया अपने आप तो उतर नहीं गई, फांसी पे थे। और फिर हमारे दामाद को कहते लटकाओ गो। इन लोगों ने चेन्नई नंदोई टोला मोहल्ले में दंपति ने फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर पुलिस पहुंची और हम लोग पहुंचे तो पत्नी का शव नीचे पड़ा हुआ था, और जब हम लोग पहुंचे तो पति का भी नीचे आ चुका था। लेकिन वहां उपस्थित लोगों ने बताया कि पहले पत्नी लटकी हुई थी और पति ने उसका शव उतारा। मोहल्ले वाले भी आ गए थे, और फिर जब मोहल्ले वाले हटे इधर किसी काम से, तो वो पति भी उसी जगह लटक कर फांसी लगा दिया। तो इसमें तहरीर जैसे मिलेगी उस हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शव को मोर्चरी भेजा जा रहा है, पोस्टमार्टम करवाकर नियमानुसार। चुनाव के खत्म होते ही शाहजहांपुर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आज यहां एक युवक की लूट के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद बदमाश युवक की बाइक और नकदी लेकर फरार हो गए। मृतक बाइक की किस्त जमा करने जा रहा था। फिलहाल पुलिस घटना के खुलासे में जुट गई है। यूनी के गांव के गोविंद सक्सेना को किसी के द्वारा गोली मार दी गई है। इस घटना पर तत्काल मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया है और मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। अस्पताल में जब गोविंद को ले जाया गया, वहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया है। अभी प्रथम दृष्टया ये सूचना सामने आई है कि 2 लोगों के द्वारा गोविंद को गोली मारी गई है और उनके द्वारा एक घटना कारित की गई है। इसमें जो एसपी सिटी उनके नेतृत्व में 3 टीमें लगाई गई है घटना के नामों के लिए। साथ ही साथ जितने भी हमारे CCTV से उनको देखा जा रहा है और इसमें घर वालों से तहरीर प्राप्त कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो PM की कार्रवाई है।
बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।